पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि कैसे अपन जो भी सिलेबस है आपकी क्लास 12th की है उसको कहते हैं, उसमें से कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, जिसको आरबीयू भी कहा जाता है। और इसके बारे में हम आज देखेंगे केवल इसका इंट्रोडक्शन, फिर कल जिस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आरबीयू क्या होता है, ये इसका अभी टाइम नहीं रहेगा जानने के लिए। इतना जान लीजिए, बहुत सारी संख्याएं रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तब इसका यूज़ करते हैं एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के रूप में। और इसको इसका प्रसार करके उसका आंसर निकाला जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आरबीयू की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आरबीयू की कोटि जो होती है कि आरबीयू में दो चीज़ें होती है। सबसे पहले एक होता है स्तंभ, जो एक खड़ी लाइनें आप देख रहे हो, इसको स्तंभ बोला जाता है। और जो ऐसा लाइन होता है क्षैतिज, जिसको बोला जाता है पंक्ति। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पंक्ति और स्तंभ में अंतर, इसको रो और कॉलम भी बोला जाता है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि कॉलम हमारा जो खड़ा होता है और रो जो होता है वो ऐसा क्षैतिज रहता है। तो अगर मान लीजिए किसी आरबीयू में अगर m पंक्ति है और n स्तंभ है, तो इनके गुणनफल को हम कोटि कहते हैं। अब ये भी अलग अलग हो सकते हैं, कोई किसी में दो रो हो सकते हैं, एक कॉलम हो सकता है। सॉरी, किसी में दो ऐसा संभव नहीं है। किसी में दो रो हो सकते हैं, तीन कॉलम दो रो हो सकती है, तीन कॉलम हो सकती है। तो ये सब अलग अलग चीजें हो सकती हैं अलग अलग प्रकार से। तो बेसिकली कोटि का कहने का अर्थ ये है कि किसी भी आरबीयू में पंक्तियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसे हम कोटि बोलते हैं, ऑर्डर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए इसको देखते हैं, एक दो तीन चार, यहाँ पास चार रो है, आप देख सकते हैं एक दो तीन और ये चार। और स्तंभ कितने हैं, कॉलम एक दो तीन चार और ये पाँच। तो ये जो इसकी कोटि है चार गुणे पाँच की है, ठीक है। तो इसको कोटि कहा जाता है। आप मैट्रिक्स में इतना समझिए कोटि किसे कहते हैं। तो रो और कॉलम के गुणनफल को हम कोटि कहते हैं, जो भी नंबर आएगा, कितने मतलब किसी आदमी में कितने रो हैं कितने कोटि हैं। इसके बाद जो अगला चीज आता है हमारे पास कोटि, और कोटि के बाद वो होते हैं आर्बियों के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को ही बनना चाहिए कि आर्बियो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आर्बियो जो होते हैं उसे स्तंभ आर्बियो, जो कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। स्तंभ आर्बियो में जो उसके एलिमेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं, वो एक स्तंभ के रूप में, जैसे जीरो, अंडर रूट तीन, माइनस एक, एक बटा दो, आप ये देख रहे हो कि एक स्तंभ बना रहे हैं। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पंक्ति आव्यूह, मतलब रो मैट्रिक्स। इसमें जो उसके अवयव होते हैं, अब इसी चीज को अगर देखा जाए फर्स्ट नंबर की स्तंभ आव्यूह को, तो इसको स्तंभ में रोक के ऐसा लिख दिए रो के फॉर्म में कि जीरो जीरो फिर तीन फिर माइनस एक, एक बटा दो, तो ये रो हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि माइनस एक बटा दो, अंडर रूट पाँच, दो और तीन। तो इसमें जो जो भी अवयव दिए गए हैं, इसके अंदर की जो वैल्यू होती है उसको अवयव कहते हैं मैट्रिक्स में। तो जो इसके अवयव दिए गए हैं वो एक रो बना रहा है, ये क्षैतिज जा रहा है, तो इसे हम पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर एक चीज आता है वर्ग आव्यूह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। रो रो के गुणनफल को हम कोटि कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि जो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या जिसमें सेम हो, मतलब अगर दो रो है तो दो कॉलम होंगे, तीन रो है तो तीन कॉलम, तो उसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे ये तीन रो तीन कॉलम का, एक दो तीन ये रो बना रहे हैं, एक रो दो रो तीन रो, इसी प्रकार एक दो और तीन कॉलम। तो जब ऐसे बनते हैं तो इसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, जिसमें तीन रो और तीन कॉलम का बनाए जाते हैं। इसके बाद जो चौथा होता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है कि इसके जो विकर्ण, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 1.1 है, 2 है, केवल विकर्ण की वैल्यू ही कुछ दी रहेंगी, और जो विकर्ण के बाहर वाली वैल्यू होगी उसमें वो जो एलिमेंट होगा सारे जीरो जीरो होंगे। जैसे आप यहाँ भी जीरो देख रहे हो, यहाँ यहाँ और नीचे वाले, केवल एक ये विकर्ण बना रहा है।
विकर्ण बना रहा है, तो इसमें बस एलिमेंट जो होगी वो कोई ना कोई वैल्यू दी होंगी, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, जीरो होंगी। जैसे आप इधर भी देख सकते हो -1 2, और ये चीजें क्या है, जीरो जीरो है। ठीक है। इसके बाद जो अदिश है, अदिश आव्यूह क्या कहते हैं। अदिश आव्यूह भी एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह होता है। उसके भी जो वैल्यू होते हैं वो भी जीरो जीरो, केवल विकर्ण में ही वैल्यू होते हैं, बाकी सब जीरो जीरो होते हैं। ठीक है, तो इसको भी एक विकर्ण आव्यूह भी आप मान सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा आव्यूह है उसे तत्सम आव्यूह, तो तत्सम आव्यूह भी एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होते हैं जिनके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। अब तत्सम आव्यूह विकर्ण आव्यूह में अंतर क्या है कि विकर्ण आव्यूह जो होता है वो अलग अलग उसमें जो वैल्यू होगी, जैसे आप -1 2 3 देख रहे हैं, लेकिन तत्सम आव्यूह में क्या होंगे, सभी वैल्यू समान होंगी, मतलब एक एक ही होगा। उसके विकर्ण की जितनी वैल्यू होंगी वो सब एक एक, और ऊपर नीचे की जो वैल्यू होंगी, जैसे 1 2, एक 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 है, यहाँ भी एक एक है। इस प्रकार के जो आव्यूह मिलेंगे उसको हम तत्सम आव्यूह बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। फिर एक आता है शून्य आव्यूह, क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। तो वह आव्यूह जिसके सभी अवयव, जिसके सभी एलिमेंट्स होते हैं वो अगर जीरो है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे जीरो जीरो दिए हैं, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम जो है उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जी, इसमें और चीजें नहीं है, बट आपके हिसाब से ठीक है। बाकी एक होता है ऊपरी निम्न सीमा आव्यूह, तो उनको चीजों को हम देखते हैं। फिर आव्यूह, आव्यूहों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कोई आव्यूह कब बराबर है, इसके बारे में देखते हैं। आव्यूह वे समान कोटियों के हो। पहला उनका शर्त क्या है कि वो समान कोटि, मतलब समान कोटि जिसमें 2 रो या 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, दोनों आव्यूह, मतलब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो आव्यूह है, कोई आव्यूह ए है और कोई आव्यूह बी है। तो उनकी जो कोटि है, कोटि के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। पंक्ति और स्तंभ के जो गुणनफल को कोटि बोलते हैं। तो कोटि की संख्या अगर बराबर है किसी भी आव्यूह में, तो वो आव्यूह क्या होंगे, समान होंगे। फिर दूसरा जो चीज आता है, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए इज इक्वल टू बी। इसका अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पास मान लीजिए दो दिया है, एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह यहाँ पास बी है, हम मान के चलते हैं। तो ये आव्यूह कब बराबर होंगे, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दो के जगह में आप देख रहे हो यहाँ भी दो दिया है, तीन के जगह में यहाँ पास क्या दिया, तीन यहाँ भी दिया, जीरो के जगह में यहाँ जीरो दिया है और वन के जगह में वन दिया है। तो एक समान आव्यूह है, समान, दोनों इक्वल आव्यूह। हाँ, ए भी तो है लेकिन दोनों आव्यूह क्या है, इक्वल है। लेकिन आप देखोगे कि तीन के जगह में यहाँ पास दो दिया है, दो के जगह में यहाँ पास तीन दिया है, एक के जगह में, सॉरी, जीरो के जगह में जीरो दिया है और एक के जगह में एक दिया है। तो ये एक समान आव्यूह नहीं है। समान आव्यूह होने क्या करते हैं, पहले बात थी दोनों कोटियां बराबर होनी चाहिए, दोनों दोनों कोटियों के साथ साथ दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, जो इस एलिमेंट उसके पोजीशन पे, पोजिशनल एलिमेंट, पहली बात ध्यान रखिएगा कि जो उसके पोजिशनल संगत अवयव होंगे वो बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं होंगे तो आव्यूहों की समानता को, की जो शर्त है उसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और वो आव्यूह समान आव्यूह नहीं होंगे। फिर एक चीज आता है आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम दो आव्यूहों को या तीन आव्यूहों को जोड़ते हैं। तो इसको भी जोड़ने का सरल तरीका है, मान के चलते हैं कि हमारे पास ये दो आव्यूह दिए हैं जिसमें आप एक का एक मान ले चलते हैं, ए पर कोई फैक्ट्री है, लड़की लड़की की संख्या दिया है, इस एग्जाम्पल इसको हम छोड़ते हैं। मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए कोई आपके पास ये एक आव्यूह ए है और दूसरा आव्यूह क्या है, बी है। तो इन दोनों आव्यूहों को हम देखते हैं कि आव्यूह को जोड़ा कैसे जाएगा। तो पहला आव्यूह जो है 80 को 90 से जोड़ेंगे, तो 80 प्लस 90 जोड़ने के लिए 80 प्लस 90, फिर 60 प्लस 50, 75 प्लस 70, 65 प्लस 55, 90 प्लस 75 और 85 प्लस 75। मतलब क्या कि 80 वाले का जो पोजिशनल वैल्यू एलिमेंट है दूसरे आव्यूह में, वो क्या है, 90 है। तो 80 और 90 ही एक साथ जुड़ पाएंगे, ऐसा नहीं कि 80 को हम 50 से जोड़ दें, 80 को 70 से, ऐसा नहीं।
जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको उसी के साथ जुड़ना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऐसे हम इसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद जो चीजें कितना अच्छा है, इसके बाद जो चीज है, योग हो गया। इसके बाद